चलिए, तो इस अध्याय का नाम है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप 11th 12th की बात करें तो इसको दो पार्ट में बटा है। पहला पार्ट क्या है? लिमिट, जो आप कहां पढ़ते हो? क्लास 11th एनसीईआरटी। और दूसरी पार्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो कहां पढ़ते हो आप? क्लास 12th में। इसीलिए जो बच्चे 13 में आते हैं, ना उन्हें लिमिट आती है ना उन्हें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आती है। रीजन यही है कि वो लिमिट 11th क्लास में कैसे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम देना होता है, और जब कंटिन्यूटी तक पहुंचते हैं तो वो चीज याद ही नहीं रहती। अब जिस बच्चे को लिमिट नहीं आता उसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली एक ही चीज है यहाँ पे कि जिसको लिमिट समझ में आ गया उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी क्या हो गई बच्चे? खत्म हो गई साथ में। वो अलग से नहीं है कुछ, बस लिमिट का कंसेप्ट है वो समझ ले, वहां से वो बाकी सारी चीजें आसान होने लगती है। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट की। कहानी क्या है, क्या जरूरत पड़ी इस चैप्टर की? सबसे पहले यही समझना है कि इस चैप्टर की हमें जरूरत पड़ी क्यों। अच्छा खासा हमारा मैथ चल रहा था, फिर आपने एक चैप्टर गुजेर दिया जिसका नाम है लिमिट। समझ ही नहीं आ रहा क्यों है। हाँ, इसमें ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा दिमाग को शांत रखना है। पहली क्लास के बाद हम आपको एक दिन का समय देते हैं, इनफैक्ट इसीलिए इस आज शुरू कर रहे हैं। आपके दिमाग में जितने ओल जरूर सवाल आए वो आप अगली क्लास में क्लियर करोगे, या अभी अगर आ जाए तो अभी क्लियर करो। आएंगे, ऐसा क्यों नहीं, हुआ क्यों नहीं, ये जितने उल जरूल है वो आएंगे। क्यों? क्योंकि है वैसा। लेकिन उस सवालों का हम जवाब अभी आपको देने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल जरूरत नहीं है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की जरूरत उस समय तक नहीं है जब तक हम किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालने में सक्षम है। यानी अगर हमारे पास y = fx कोई फंक्शन है और हम x = a पे उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं और वो वैल्यू हमें ऐसी मिल रही है जो हमें पहले से पता है, तो फिर लिमिट चैप्टर का अस्तित्व नहीं है। इसकी जरूरत उस समय पड़ी जब हमें कुछ ऐसी चीजें मिलने लगी जिसके बारे में हमें कोई पता ही नहीं था, जैसे जादू, तब हमें इस चैप्टर की जरूरत पड़ी। लेकिन फिलहाल ये शब्द हम बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं अपने निजी जिंदगी में, आप लोग भी करते हो। हाँ, अपने भाई बहन को बोलते हो कि लिमिट में रहो नहीं तो पता नहीं हम क्या कर देंगे। बोलते हो लिमिट में खाओ नहीं तो पता नहीं क्या होगा। हर लिमिट के बाद आप एक सेंटेंस बोल रहे हो, उसके बाद क्या होगा पता। तो ये जो पता नहीं है उसी को पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए? लिमिट का। इसका कहने का ये मतलब था कि अगर किसी पॉइंट पे आपको कुछ नहीं पता है तो आप उसके अगल बगल चीज को ढूंढो। यानी अगर आपको नहीं पता है कि सामने वाला अगर ज्यादा बकवास कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो थोड़ा कम पे चेक कर लोगे, क्या मारोगे या वहां से भाग निकल लोगे? सिंपल सी बात है। तो हम जब किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की वैल्यू निकालने में सक्षम नहीं हुए, तब हम एक कोशिश किए कि ये काम करते हैं, अगर संभव है तो उस पॉइंट के आजू बाजू हम उस फंक्शन की वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेते हैं, और अगर वो दोनों बराबर आता, वो दोनों, तब हम बोल देंगे कि उस पॉइंट पे भी उस फंक्शन की वैल्यू उतनी ही है। यानी हम अगर एग्जांपल से समझाएं तो ये ग्राफ से समझना है थोड़ा सा कि एक फंक्शन है, मान लो लेट y = f(x), और एक ग्राफ हम बना रहे हैं ऐसा कुछ। एक ग्राफ ऐसा बना रहे हैं और एक ग्राफ हम ऐसा बना रहे हैं। हम यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं जिसकी वैल्यू x = 2 है, और यहां पे एक पॉइंट ले रहे हैं जिसको हम x = 2 ले रहे हैं। अब अगर हम इस फिगर में आपसे फंक्शन की वैल्यू पूछें कि हमें आप f2 बता दो, क्या बता दो? f2, तो आप फटाफट यहां से एक लाइन ड्रॉ करोगे और बोल दोगे कि सर मान लीजिए 1 है। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? लेकिन अगर इस फिगर में हम आपसे पूछे कि f2 क्या है, तो इस फिगर में हमें f2 नहीं पता। क्यों नहीं पता? ये बात तो समझ में आ गई सभी को। ओपन है, क्या है? यानी यहां फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, यहां फंक्शन, तो क्या इसकी वैल्यू हमें नहीं पता चल सकती? क्या चल सकती है। कैसे चलेगी? हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू जो है ना वो आप 2 से पहले यानी 2 - h पे निकाल दो, या फिर आप किस पे निकाल दो? 2 + h पे निकाल दो। यानी आप तो या तो इस फंक्शन की वैल्यू 1.99999999 जितना क्लोज आप जा सकते हो उस पे निकाल लो, या फिर आप किस पे निकाल लो? 2.0000, क्योंकि वहां तो है ना फंक्शन।
वहां तो वो आपको y दे रहा है। तो जब हमें ऐसी चीज मिलने लगी जिसके बारे में हमें नहीं पता, अभी तो फिर भी हम इंट्रोडक्शन में चल रहे हैं, ये ओरिजिनल चीज है ही नहीं, लिमिट है ही नहीं, तो पहली बात इसमें सवाल आता है कि सर लिमिट तो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन लिमिट ऑफ व्हाट? यहां जो आप लिमिट की बात कर रहे हो, किसकी लिमिट की बात कर रहे हो? तो पहले सवाल का जवाब आपका कि लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ व्हाट कोई बताएगा? आंसर होगा लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ, यहां किसके लिमिट की बात हो रही है? फंक्शन। यहां वो खाने पीने मारपीट मार धार वाली बात नहीं चल रही, यहां किसकी बात हो रही है? लिमिट ऑफ फंक्शन की बात। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो अगर हमें मान लो किसी फंक्शन का लिमिट चेक करना है x इक्वल टू a पे, किस पे? तो मान लो कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो रिप्रेजेंटेशन क्या है समझना कि अगर मान लो लेट हमें निकालना है वैल्यू y इक्वल टू fx का, किस पे? x इक्वल टू a पे। x इक्वल टू, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, जो सॉल्व होके किसी पॉइंट पे f ऑफ a देगा। क्या देगा? जैसे इसमें दिया था ना f ऑफ 2, हाँ या ना? ये सॉल्व होके क्या देगा बच्चे? f ऑफ a देगा। क्या देगा? अब ये समझना f ऑफ a है क्या? f ऑफ a को यहां हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? अच्छा, ये सब लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखा आपने? कमाल की चीज लिखी। हमने ये नहीं बोला कि इस फंक्शन की वैल्यू a पे निकाला है, हमने बोला इस फंक्शन की वैल्यू हमने उस समय निकाल ली है जब x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी वो a के जितना करीब जाएगा वो वैल्यू f ऑफ a के उतनी ही करीब जाएगी। यानी यहां जो है x नॉट इक्वल टू है, यानी हम बोल रहे हैं कि f ऑफ a इज ए वैल्यू, इज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x approaches, क्या लिख रहे हैं बच्चे? x approaches to a, x approaches to a। तो सर f of a है क्या? It is the value when x is very 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 close to a। ठीक है, यानी it is value of function when x is very very close to a or they but not equal to a, but not equal to a। सर a के बराबर ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फिर पॉलिनोमियल पढ़ लिया ना आपने क्लास 9 का, वो तो आपको बचपन से आता है। तो पहली बात की क्या लिमिट हर जगह निकालने की जरूरत है? नहीं। अगर आप उस वैल्यू को, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने में सक्षम है जो कि एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, तो फिर वो लिमिट का प्रॉब्लम नहीं है। फॉर लिमिट का प्रॉब्लम हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे समझिए एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यहां पे x स्क्वायर प्लस 5 है, सॉल्व होके क्या ये आपको 6 दिख रहा है, बस खत्म, ये लिमिट का प्रॉब्लम का। तो क्या सर यहाँ पे x की, ये जो f ऑफ x है जो आपने यहां लिया, f ऑफ x कितना लिया बच्चे? x स्क्वायर प्लस 5 लिया। क्या लिया? x स्क्वायर प्लस, तो क्या सर f1 जो है वो 6 है क्या? नहीं, f1 के बारे में नहीं पता, f1 के बारे में हाँ, लेकिन ये पता है कि अगर x जो है 1 को अप्रोच करेगा तब f ऑफ x किसको अप्रोच करेगा? 6 को अप्रोच करेगा। इस बात को समझना। हो सकता है कि f1 भी 6 हो जाए, हो सकता है f1 पे वो डिफाइन ना हो, या हो सकता है कि f1 पे कुछ और हो। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है? पक्का? हाँ, अब इसी बात को समझ कि अगर इसी फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें और इसको ऐसे लिखे, यहां ओपन कर दिया, ऐसे लिखे, और इसको यहां लाके हमने क्लोज कर दिया, यानी अब हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू a पे a जो वैल्यू है वो l है। क्या है बच्चे? और a कितनी है? 0 है। a कितनी है? अब यहां एक बात तय है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू बराबर, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। क्या नहीं है? यानी कहता है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो जितनी वैल्यू आ रही है उतनी ही अगर उस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू आ जाए, तब ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं? यानी यहां जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, वो बराबर आ रहा है तो बोल रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर वो f ऑफ a के बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। और f ऑफ a तो हम 9th क्लास से निकाल रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस कोई चैप्टर नहीं है, मोह माया है।
मुद्दा है लिमिट का निकालना। क्या ये बात समझ में आ रही है किस तरीके से जा रहा है? तो क्या इस चीज के लिए हमें लिमिट की जरूरत थी क्या? नहीं, इस चीज की जरूरत हमें उस समय पड़ेगी जब फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होगा किसी पॉइंट के अगल बगल। जैसे हम बोल दें कि fx जो है x² + 3 है, x = 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और x - 2 है x लेस देन 0 के लिए, तब हमें उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो 0 पे अपने नेचर को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, और निकाल के देखेंगे क्या वो दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो बोलेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं आ रहा है तो बोलेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आए? तो यहां से हम निकालते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। क्या अगर हमें लिमिट निकालना है तो कैसे निकालें? मान लो कि हमारे पास दो फंक्शन है y = f(x) है, हमें निकालनी है at x = a पे। किस पे? x = यहां हम दो चीज निकालते हैं, एक हम लेते हैं x = a - h, और एक हम लेते हैं x = a + h। इसी को हम x = a- से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम x = a+ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस दोनों पॉइंट को हम नेबरहुड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपकी जैसी इंग्लिश हो, हमारी तो खराब है। NBD किसके रिप्रेजेंट किया जाता है? NBD, ठीक है, नेबरहुड पॉइंट बोल सकते हैं आप। चलो, ये चीजें निकलने के बाद इस पे हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर LHS से। किसे? यानी LHS ऐसा दिखता है, लिमिट x टेंड्स टू a - f(x) दिखा पहला तरीका, और दूसरा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। यानी जहां a था ना वहां हमने क्या रख दिया? a - h रख दिया, और h किसको अप्रोच करा लिया? 0 को। वो जो गैप रखा है ना वो बिल्कुल 0 को अप्रोच करना चाहिए। मतलब हम बोल रहे हैं ना कि जितना क्लोज आप जा सकते हो उतना क्लोज। उसी तरीके से इधर आप कैलकुलेट करते हो क्या बच्चे? RHS, जिसको आप लिखते हो लिमिट x टेंड्स टू a + f(x), या फिर आप इसी को लिखते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f कितना बच्चे? a + h। ये आपका क्या है? RHS, और ये आपका क्या है बच्चे? LHS। हम हमेशा इस पे काम करेंगे, आप ऊपर वाले पे काम करना, लेकिन थोड़ी देर बाद आप भी बोलोगे नहीं सर नीचे वाला ही बेहतर। 11th में आप ज्यादातर यही इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो कि अगर 2 पे निकालना है तो 2 ही पुट कर देते हो, 3 पे निकालना है तो 3 ही पुट कर देते हो। लेकिन जो स्पेशल फंक्शन है लाइक मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, उसमें ये फेल हो जाता है, उसमें आपका ये आंसर गलत देने लगता है। इसलिए हमेशा इस पे काम करने की कोशिश करें, क्योंकि h तो वैसे भी 0 जा रहा है, h वैसे भी बस प्रॉपर्टी जो है वो लग जाएगा, प्रॉपर्टी जो है लग जाएगा। तो कहता है इफ LHL = कितना बच्चे? इफ LHL = कितना बच्चे? RHL। अगर LHL किसके बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे देन लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट एट x = a एग्जिस्ट। तब हम क्या बोलेंगे कि लिमिट उसकी क्या हो रही है? एग्जिस्ट हो रही है। कब एग्जिस्ट नहीं होगी? उसके बहुत सारे कंडीशन है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL फाइनाइट है, RHL नॉट डिफाइंड है, बहुत सारी केसेस हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल अगर A इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करने के साथ ही ये हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कहीं इनफाइनाइट आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफाइनाइट इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। अरे वाह, है ना? इनफाइनाइट इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। सर क्या ही बोल रहे हो? हाँ, इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अगर वो प्लस इनफाइनाइट थे वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब वो नहीं कि नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, जिसको हम इन्फिनिटी लिख लेते हैं, 1/0 को इनफाइनाइट लिख लेते हैं, वहां वो नॉट डिफाइंड है। लेकिन अगर कोई वैल्यू है जो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, लाइक 1/mod x at x = 0, 1/mod x at x = वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, वो इनफाइनाइट को, तो एक फाइनाइट क्वांटिटी, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इस परसेप्शन को ना बना के रखें कि इनफाइनाइट का मतलब अगर कोई क्वांटिटी आ रहा है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम लिखवा देंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम लिमिट के कंसेप्ट की बात करें तो अभी भी हमें लिमिट का बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं कि लिमिट निकालने का मतलब क्या होता है। ये आया क्यों, अभी भी उस पर हम नहीं पहुंचे। ये सारी चीजें हैं जिस पे हम उसी पॉइंट को पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, बोल देंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैल्यू बराबर है, इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट कर।
ओरिजिनल कहानी तो उस समय आती है जब हमें ऐसी चीज मिलने लगती है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और उसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुना होगा, 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनटू 0, ये सारी चीजें काम तो उस पे करना है। बात समझ में आ रही? नोट कर फटाफट। इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे हमें अगर नहीं भी पता हो तो उसके लेफ्ट और राइट साइड के पॉइंट जो है वो बराबर है, इसीलिए उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब हमें, जैसे हमने बताया कि 2 पे हमें नहीं पता, तो हम 1.99 पे वैल्यू निकाले और 2.00001 पे निकाले, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो हम बोल देंगे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, मतलब ये हमें वैल्यू देगा उसके आसपास। लेकिन अगर मान ले LHL हमें मिल रहा है 10, क्या मिल रहा है, और RHL मिल रहा है हमें 5, क्या मिल रहा है, तो बीच में गैप आ गया, जंप आ गया, तब बोलेंगे इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। देख, हाँ, नॉट डेफिनेटली नॉट कंटिन्यूअस है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ब्रेक आ गया मतलब वो कंटिन्यूअस है ही नहीं। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, आराम से चलेंगे जो, इसीलिए तो LCD रूल बना, बताएंगे अभी बहुत सारी चीजें। अभी राजा के युवराज को भी लेके आएंगे, उसका बर्थडे भी मनाएंगे, फिर उसको राजा भी बनाएंगे, सब बनाएंगे। रुक जा, सब्र कर बेटा दे। चलिए अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं। हाँ, ये जो बातें बताई गई ये रिकॉर्डिंग नहीं होती है क्योंकि उसका अलग से हम पैसा लेते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी लिमिट की। जैसे यहां आपने देखा, अब जो बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके मन में एक परसेप्शन है, और वो परसेप्शन ये है कि जो लिमिट वैल्यू होती है वो फाइनाइट होती है। क्या होती है? हाँ, क्योंकि हम वही काम कर रहे हैं कि सर आप ही तो बोल रहे हैं कि जब ऐसी चीज हमें मिलती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता तो हम लिमिट निकालते हैं। लेकिन ये परसेप्शन गलत है, कुछ चीजों से हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नोट करके लिख ले, नोट करके लिए ऐसा एग्जांपल से समझ, एग्जांपल से समझ कि जैसे अभी हमने तुम्हें बताया कि एक फंक्शन है, मान ले आपके पास f ऑफ x इक्वल टू एक फंक्शन है 1 अपॉन मॉड x, ऐसा है 1 अपॉन मॉड x। इस पे हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू कितने पे बच्चे? अच्छा, अगर x इक्वल टू 0 पे हम चेक कर रहे हैं तो 0 पे तो डिफाइन नहीं है, ये बात तो तय है, 0 पे ये डिफाइन, तो क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू, मतलब क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या परसेप्शन यही है कि अगर ये डिफाइन नहीं है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन अब थोड़ा सा सोच, अगर मैं इसके ग्राफ को बताएं आपको, थोड़ा सा अगर ऊपर लेके चले आप, तो ये आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है कि 0 पे किसको अप्रोच कर रहा है बच्चे? इनफाइनाइट को। 0 पे तो ये इनफाइनाइट, यानी इसके ग्राफ को अगर हम दिखाएं तुम्हें थोड़ी देर के लिए, तो ये ऐसा कुछ जाएगा और ये ऐसा कुछ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे? ये बात समझ पा रहे? सर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप समझना, हम समझा रहे हैं कि ये 1 पे 1 है। 1 पे कितना बच्चे? तो ये वाला पॉइंट आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, 1 है। -1 पे -1 है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया, या 1 ही है। हाँ, -1 अगर हमने रखा यहाँ पे तो -1 अपॉन 1 कितना है? 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक बात बता, 1 से बड़ा जब वैल्यू आप रखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी? ऐसे 1 से छोटा अगर रखोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और 1 से बड़ा रखेंगे तो वैल्यू घटेगी थोड़ी देर के लिए, हाँ या ना, बहुत समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे तुम जैसे इसको अप्रोच करोगे 0 को, किसको अप्रोच करोगे? तो ये किसको अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी। अब देख, जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम यहां से लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस निकालते, क्या निकालते हो? f ऑफ x, तब ये अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट। किसको अप्रोच कर रहा है? हाँ, कर रहा है इनफाइनाइट को। अरे देखना, ये किसको अप्रोच कर रहा है? क्या ये नॉट डिफाइंड है क्या? नहीं, ये कोई बहुत बड़ी, मतलब सम बिग पॉजिटिव क्वांटिटी। बिग क्या है बच्चे? पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? और उसी तरीके से अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे निकालते हो तब भी ध्यान दे, एक किसको अप्रोच कर रहा है? तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है क्या? तो क्या जो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं था, क्या उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकल के आ रही है? क्या क्या आ रही है लिमिटिंग वैल्यू? इनफाइनाइट। सर यहां इनफाइनाइट है क्या? यहां इनफाइनाइट एक बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी, बहुत बड़ी, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और क्या है बच्चे? इनफाइनाइट। क्या है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा और कंफ्यूजन बढ़ा ले कि अगर इसी चीज को हम चेंज कर दें और चेंज करके इसको हम ऐसे लिख ले, एक और क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू
-1/sin x mod एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू, अगर ऐसा हम ले लें तब इसकी जो वैल्यू आ रही है आपके पास। अच्छा एक और बात बता, अगर ये तो हमने पॉजिटिव लिया ना, अगर इसको हम उल्टा कर लेंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में बताया होगा। ठीक है चलो, अब यहां पे अगर देख, अगर x इक्वल टू 0 पे आप रखते हो, x इक्वल टू, तो इसका हम थोड़ा सा ग्राफ बनाए आपको समझने के लिए। पहले वाला लाइन π/2 ये सभी को पता है, इस तरीके से जाएगा। हम ग्राफ बना रहे हैं, बस ग्राफ को देखना। एक ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा। थोड़ा समझ के ये क्या कैसे जा रहा है हम आपको समझा रहे हैं कि जब आप 0 से छोटा रख रहे हो, 0 से मतलब 0 से छोटा जब रख रहे हो तो 0 से छोटा मतलब एक किधर की तरफ जा रहा है, माइनस समथिंग साइन माइनस थीटा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट। किसको अप्रोच कर रहा है, हम ये बात समझा रहे हैं, समझना कि अगर आप यहां लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x रखते हो तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट को, हाँ या ना। और अब यहां पे आप लिमिट x टेंड्स टू क्या रखते हो बच्चे, 0 प्लस f ऑफ x, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट को। किसको समझना है क्या, ये देखना, 0 प्लस पे क्या चला गया, प्लस इनफाइनाइट, और 0 माइनस पे क्या आ गया। यहां भी बस सही कुछ आ रहा है, लेकिन कोई एक बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी और एक कोई बहुत बड़ी, तब यहां आप लिमिट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है, यानी ये बात तय कर लें कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर आपको कहीं इनफाइनाइट क्वांटिटी देता है तो इसको फटाफट ये नहीं मान लेना कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर वो दोनों सेम चीज को अप्रोच कर रहा है जो हमें नहीं पता है, तब हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इस वाले केस में हुआ। लेकिन एक अगर कुछ और आ रहा है और एक बिल्कुल उसके अपोजिट आ रहा है, तब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा दूसरी बात हम वैसे बता दिया, बस एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो बराबर हो उस फंक्शन के उसी पॉइंट की वैल्यू पे, ये जरूरी नहीं। और अगर किसी फंक्शन की वैल्यू जो है वो उसके लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो या डिफाइन हो, ये जरूरी। क्या ये बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है कुछ और उसी पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू f ऑफ a है, ये दोनों इक्वल हो, ये जरूरी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है, इसकी वैल्यू कुछ हमने l ले लिया, क्या ले लिया, और हमने एक दूसरी वैल्यू ले ली f ऑफ a। तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर हो, हाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ये बात तय है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो। उसी तरीके से ये जरूरी नहीं है कि अगर डिफाइंड है तो f ऑफ a भी डिफाइंड हो, ये नहीं भी डिफाइंड होगा तब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, जो हमने बताया था अभी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, इतना पक्का। चलिए वाला लिख ले, इस पे क्वेश्चन करके दिखाते हैं, फिर इंडेटरमिनेट फॉर्म की तरफ चले जल्दी। ये वाला देख, एक ग्राफ है 0 माइनस पे, जब इधर की तरफ 0 माइनस यहां पे, तो किसको अप्रोच कर रहा है बच्चे, और 0 से जस्ट बाद पे किसको अप्रोच कर रहा है। तो जब LHS निकाल रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, और जब RHS निकाल रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है। क्या ये दोनों क्वांटिटी सेम ही चीज को अप्रोच कर रही है क्या, नहीं, तब यहां लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन इस वाले में देख, LHS भी एक बड़ी क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा था और RHS भी एक, दोनों एक ही तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी दोनों एक ही चीज के तरफ जा रहा है, यानी उसका नेचर सेम है, नेचर। अच्छा 1 माइनस लिख दिया मैं, सॉरी 0 होगा, 1 है, 0 माइनस 0 प्लस 1 नहीं। क्लियर है, अब बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर फटाफट जल्दी आगे चल। पहली क्लास में ही समय लगता है, दूसरी क्लास है तो फटाफट अपन भागते चले जाएंगे, क्योंकि जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कंफ्यूजन, उसको दूर करने में थोड़ा समय लगता है। और 10 मिनट तो हम लोग मोटिवेशन में लेके चले गए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, घर जाके फिर वही करना है जो कर रहे हैं। देखो ये मोटिवेशन नहीं है, फैक्ट है, ठीक है। मोटिवेशन हम नहीं देते, इस चीज में हम बहुत खराब है। ग्राफ बनाना बताया तो है, सारे चीज का तो ग्राफ बता ही दिया ऑलमोस्ट। हर फंक्शन का ग्राफ का बेसिक जो चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना ही दिया, क्यूबी का बना ही दिया, ट्रिग्नोमेट्री बता ही दिया, मॉडुलस बता ही दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर बता ही दिया, शिफ्टिंग उसकी बता ही दी, सब तो बता ही दिया। ऐसा क्या आ गया कि जो नहीं आ रहा है ग्राफ। क्या तुमसे अगर x² + 5 का कोई ग्राफ पूछेगा तो नहीं आएगा क्या, आ जाएगा, उसमें क्या है। x का पूछेगा तो लाइन बनेगा, x² पैराबोलिक बनेगा, x3 हमें पता है, शिफ्टिंग हम करते रहेंगे।
और ग्राफ बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगता है, एक्स पुट कर वाई निकाल, वो एक्स की अलग अलग वैल्यू निकाल, वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल, नेचर पता है कि हाँ ये कर्व जाएगा, ये स्ट्रेट जाएगा, तो उस पॉइंट को ज्वाइन कर दे, हो गया, खत्म, ग्राफ बन गया, उसमें क्या है। लेकिन और भी अगर ग्राफ आपको सीखना है तो एक बुक बता देंगे, उस बुक को खरीदें, और उसको नाम ही है उसका ग्राफिकल वे, हर चीज को ग्राफ से ही सॉल्व करने की कोशिश करता है, अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल तो पढ़ लें, समय कम है, एनटीए ने वैसे भी आग लगाई रखी है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे अभी भी हम इनडिटरमिनेट फॉर्म पे नहीं जा रहे हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम वैसी चीजों पे चलेंगे जो हमें नहीं पता था, जिसके लिए ओरिजिनली लिमिट हम लेके आए हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट हमने आपको बता दिया। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इवैल्यूएट आपके पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू क्या दिया है 4, x टेंड्स टू 4 f of x where f of x इज इक्वल टू हमारे पास दिया है ब्रैकेट x minus 4 mod divided by x minus 4 at x not equal to 0 not equal to 4 and 0 at x is equal to 4 and 0 at x is equal to 4, ठीक है। हमें निकालना है इसकी वैल्यू कितने पे, x is equal to 4। अब समझेंगे थोड़ा यहाँ पे गलतियां कहाँ हो सकती है उस पे बता रहे, वैसे नहीं होती है, अगर आप ध्यान दो, आपकी जो कैचिंग पावर है या जो आपका माइंड है वो थोड़ा सही चल रहा हो, साथ चल रहा हो, तो गलतियां नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम आपको उस तरीके से लेके जाएंगे जहां से बिल्कुल चांस कम हो। हमें बेसिकली इसके लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, तो हम सबसे पहले LHS निकाल, क्या निकाल रहे हैं, LHS 4 पे निकालिए। तो क्या आप इसको लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस f of x लिखने वाले, हाँ या ना। f of x की वैल्यू आप यहाँ x minus 4 mod डिवाइड बाई x minus 4 लिखोगे, उम्मीद करते हैं समझ आया। अब बच्चे क्या करते हैं या हम क्या करते थे कि यहाँ 4 माइनस है तो टीचर भी यही बताते थे कि 4 माइनस का मतलब क्या, 4 ही तो है, तो हम यहाँ क्या पुट कर देते थे 4, हाँ पुट कर दिया 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन 0, हाँ हुआ गड़बड़, हुआ ना गड़बड़, 4 माइनस 0 और 4 माइनस 0 गड़बड़ हुआ, 0 अपॉन 0 आ गया, 0 अपॉन क्या आ गया, इसके बारे में अब हमें नहीं पता। और फिर से हम बता दें कि 0 अपॉन 0 0 अपॉन 0 नहीं है, टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 है, मैंने वो 0 के कितने करीब है नहीं पता, हो सकता है ऊपर वाला 0 के थोड़ा ज्यादा करीब है, नीचे वाला कम है, यहाँ तो फिर भी सेम है, अगर x स्क्वायर रहेगा तो चेंज होगा, तो क्या उसको हम काट के 1 लिख देंगे, बुद्धू दिमाग। हाँ इस बात को समझ हम थोड़ा सा बताएं कि अगर टेंड्स टू 0 अपॉन टेंड्स टू 0 रहे और अगर इसको हम 0 अपॉन 0 रहे तो हम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो सारे बेवकूफ लगाते हैं दुनिया में कि 4 अपॉन 4 को काट के जब हम 1 लिख रहे हैं तो 0 अपॉन 0 को भी हम काट के 1 लिखेंगे। हाँ सेम अपॉन सेम कट गया, फिर भी थोड़ी देर के लिए हम सोचेंगे, लेकिन कब सोचेंगे जब वो एग्जैक्ट 0 होगा। क्या होगा, ये 0 के कितने करीब है और नीचे वाला 0 के कितने करीब है इसके बारे में पता, इसीलिए इस तरीके का फॉर्म को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं और इसको सॉल्व करने के हमारे पास 5-6 मेथड है जो हम लिमिट में पढ़ते हैं। तो यहां फंस क्या है समझना थोड़ा सा, यहां पे आ जाए हम वापस, फिर से बीच बीच में हम चले जाते हैं KGF की तरफ आगे स्टोरी सुनाते सुनाते। हाँ ये सब, तो इसको हम लिखने का जो दूसरा तरीका बता रहे हैं उसको समझना है कि क्या हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और जहां जहां x है वहां हम a माइनस h लिखेंगे यानी 4 माइनस h लिखेंगे, हाँ या ना। तो जैसे हम यहां लिखेंगे 4 माइनस h माइनस 4 मॉड डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेंगे बच्चे 4 माइनस h माइनस का 4। तो ध्यान से देखेंगे तो ये सॉल्व होके 4 4 कट के माइनस h मॉड डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चे माइनस h, और अभी भी ये लिमिट h टेंड्स टू क्या है बच्चे 0। अब तुम बोलोगे सर पुट कर दो, क्यों पुट करें अभी हम क्यों पुट करें, क्या इसको h अपन हम माइनस h लिख के इसको काट के क्या -1 नहीं लिखेंगे क्या, अरे नहीं लिखेंगे क्या। अब देख यहां पे भी दिमाग लगा सकता था कि अगर 4 माइनस है 4 तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव है, नहीं आया। अब देख पढ़े नहीं है ना फंक्शन, प्रॉपर्टी तो याद नहीं है। अगर ये वैल्यू जो है वो 4 माइनस यानी 4 से छोटी है, 4 से, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, अंदर वाली क्वांटिटी।
और नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ निकलेगी। अरे आया, और नीचे भी क्या रहेगा, तब भी ये कट के कितना आता, समझ आ रही बात। लेकिन चूंकि ये हमें याद नहीं रहता इसीलिए कौन सा बेस्ट है भैया, एच वाला बेस्ट है। समझ पा रहा है। अब थोड़ा आगे निकाल, क्या निकाल, क्या लिखे, डायरेक्ट लिख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां लिख रहे हैं कितना बच्चे, f4 प्लस h। कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, लिमिट h टेंड्स 0 तो यहां लिखेंगे 4 प्लस h माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस h माइनस का 4, हाँ या ना बोल। तो आप देख पा रहे हो कि ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर आ रहा है h और नीचे भी आ रहा है h, कैंसिल आउट होकर आ रहा है 1 और लिख देंगे LHL RHL के बराबर, इसीलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, यानी मॉडुलस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहां पे नहीं कर रही। क्या हर पे नहीं करेंगे क्या, ये अभी नहीं पता, शायद 0 पे निकालते तो कर जाते, हमें नहीं पता तो हमें चेक करना पड़ेगा। क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरीके से जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन है अपने पास, f of x इज इक्वल टू ब्रैकेट 5x माइनस 4, क्या लिखा है बच्चे, 5x माइनस 4, और दूसरा दिया है आपके पास 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस कितना बच्चे 3x, और ये दिया है 0 से लेके 1 के बीच में। इसके लिए 0 से लेके x किसके बीच में दिया बच्चे, 1 के बीच में, और इसके लिए दिया है 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके x किसके बीच में बच्चे 2 के लिए। और हमसे कह रहा है सो दैट द लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x एग्जिस्ट। हम बस निकाल देते हैं फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। सही बात है, सही बात है, कोई दिक्कत है। अच्छा अगर 1 पे निकालना है तो फिर से हमें LHL और RHL निकालना है, हाँ या ना बोल। यानी सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे बच्चे, कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x लिखेंगे क्या, तो क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब बता कौन सा फंक्शन, फर्स्ट वाला, कौन सा वाला, 1 से छोटा कौन सा, ए वाला, यानी यहां तुम लिखोगे 5x माइनस 4, क्या लिखोगे 5x माइनस, अगर यहां 1 पुट करते हो तो 5 माइनस 4 सॉल्व होके कितना आ रहा है, कोई दिक्कत है, डायरेक्ट पुट किया हमने, क्या पुट किया। अब थोड़ा RHL निकालना, हम दोनों फर्क समझा रहे हैं, अभी रुकना, सारी चीजें हम बताएंगे। यहां आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखोगे, और फंक्शन ये वाला लिखोगे, यानी लिखोगे 4x क्यूब माइनस 3x, हाँ या ना बोल लिखोगे, और यहां पे जब इसको पुट करोगे तो 4 माइनस 3 सॉल्व होगा, ये भी कितना आएगा, तो आप यहां से बोलोगे कि LHL कितने के बराबर है बच्चे, RHL, और ये कितने के बराबर है 1 के बराबर, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हाँ या ना। सर यहां आपने h नहीं लिया, क्या नहीं लिया, हमने यहां डायरेक्ट पुट किया, क्या पुट किया, देख अगर तुम्हारे याद है बेहतर है तो समझ ले कि जब भी अलजेब्राइक फंक्शन हो या सिंपल फंक्शन हो आसान, तो वहां तुम डायरेक्ट भी पुट करोगे तो वो गलत, लेकिन जब भी स्पेशल फंक्शन हो लाइक साइन हो, कॉस हो, मॉडुलस हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, वहां आपको h के टर्म में ही काम करना पड़ेगा, वहां h के टर्म में, इसीलिए हम बोलते ही नहीं है बात, हम बोलते h ही कर लो। कितना समय लगने वाला, देख कितना समय लगने वाला है। LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा, किस पे निकाल रहा है 1 माइनस h पे, किस पे निकाल रहा है, तो यहां लिख देंगे 5, यहां लिख देंगे 1 माइनस h माइनस 4, देखना h टेंड्स टू 0 सॉल्व होके कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, x तो 0 है, h क्या है, कितना समय लग रहा है। अगला अगर RHL निकालना हो तो क्या लिखेंगे बच्चे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां लिख देंगे कितना 4, 1 प्लस h का कितना बच्चे होल क्यूब माइनस 3, कितना लिख देंगे 1 प्लस h लिख दिया। h अभी भी क्या है 0 है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, और ये भी सॉल्व होके कितना आ रहा है 1, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा मत सोचना कि h लेने से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं, h लेने से आपका काम आसान ही होने वाला, लेकिन हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हर बार लो, आपको खुद ही जरूरत महसूस होगी कि हमें लेने से एरर होने की जो चांसेस है, गलत होने की चांसेस जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है, नोट कर फटाफट एक दो क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ी कंसेप्ट को बेहतर करते हैं, फिर अगली क्लास में हम इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1, e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। इतना आपके बुक में, ये लगभग हर बुक और हर जगह और किसी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी है कि एक बहुत
अच्छा कंसेप्ट देके जाता है, हम बस उस कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, बाकी सारी चीजें तो हमें आती, ठीक है। अच्छा अब चलो, अगर लिमिट निकालनी है इसकी तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, LHS। क्या निकालना है, और हम काम इस एच में ही करेंगे। किस में काम करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं LHS। आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f क्या लिखोगे बच्चे, 0 माइनस h लिखोगे। तो यहां आप जब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान देना थोड़ा सा, यहां आप लिखने वाले हो e की पावर 1 अपॉन माइनस h। सोच लो x के जगह क्या लिखते हैं, 0 माइनस h। यहां लिखने वाले हो आप -1 डिवाइड बाई, यहां लिखने वाले हो e की पावर -1 अपॉन h, मतलब वही बात है, और प्लस का 1। हाँ या ना। क्या इसको आप जब अरेंज करोगे तो ऐसे लिखोगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h -1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। सोच रहे, सोच लिया। आप एलसीएम लेना चाहे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें एक कंसेप्ट बताना है कि अगर h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू, कोई दिक्कत है, तो 1 अपॉन h टेंड्स टू इनफाइनाइट है। सोच तो, h टेंड्स टू 0 है तो 1 अपॉन h टेंड्स टू, और 1 अपॉन इनफाइनाइट जो है वो 0 होता है। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, अगर नहीं जानते तो जान लो कि कोई भी ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी हो, क्या हो बच्चे, फाइनाइट क्वांटिटी हो, और नीचे हमारा क्या हो बच्चे, 0 इनफाइनाइट, मतलब 0 हो, पहले तो हम 0 लेते हैं तभी हमें इनफाइनाइट देता है। क्या देता है बच्चे, अगर कोई इनफाइनाइट क्वांटिटी हो या कोई फाइनाइट, यहां पे 0 हो और नीचे कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो, नीचे क्या हो कोई बच्चे फाइनाइट क्वांटिटी हो, तो ये हमें क्या देता है, 0। और अगर ऊपर हमारे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो और नीचे हमारे पास क्या हो बच्चे, इनफाइनाइट, क्या हो, तब ये क्या देता है बच्चे, 0। हर बार 1 अपॉन इनफाइनाइट, 2 अपॉन इनफाइनाइट, या एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या देगा, 0 देगा। क्या देगा, तो ये वाली बात समझ में आ गई है। तो क्या आपको यहां से ये चीज बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये और कुछ नहीं है, क्या है, 1 अपॉन इनफाइनाइट है, 1 अपॉन, ये बात समझ में आ रहा है, 1 अपॉन h क्या हो गया, इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो गया, 0। तो यानी ये दिख रहा है 0 माइनस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, यानी सॉल्व होकर -1 आ रहा है। बोला आया, कोई दिक्कत है, LHS निकल गया, LHS निकल गया। अब हम चलते हैं किस पे, RHS। किस पे, समझ देना थोड़ा सा RHS। अगर RHS की बात करें तो यहां आपके पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू, और यहां पे अब आप रख रहे हो e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1, लिख दिया। अब यहां जब ये पुट कर रहे हो तो इनफाइनाइट -1 आ रहा है और इनफाइनाइट +1 आ रहा है ना। और इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट ही होता है, और इनफाइनाइट +1 क्या होता है, ए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इसके बारे में हमें पता नहीं, इसके बारे में हमें, तो हमें इससे बचना है। हमें इससे कैसे बचेंगे, बस इस चीज को सीखना जो हम सिखा रहे हैं कि क्या हम इसको e की पावर 1 अपॉन h अगर कॉमन कर ले, क्या कर ले, तो ये आपको 1 माइनस e की पावर -1 अपॉन h दिख रहा है, और नीचे से भी अगर e की पावर 1 अपॉन h कॉमन कर ले तो 1 प्लस e की पावर -1 अपॉन h दिख रहा है। क्या इस चीज को काट देने में कोई शंका है क्या, क्या आपको ये वैसा दिख रहा है क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h डिवाइड बाई 1 प्लस e 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h। हाँ या ना बोल, क्या ये वाली क्वांटिटी अभी 0 आई थी और ये भी 0 आई थी, यानी अब ये जो है 1 माइनस 0 1 प्लस 0 दिख रहा है, यानी RHS जो है आपको 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो आप यहां से देख पा रहे हो कि LHS RHS के बराबर, तो इसीलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट। तो यहां जो चीज सीखी वो समझ कि 1 अपॉन h 0 होता है, और जब इस तरीके की चीजें आती है जिसको हम कॉमन करके और इनफाइनाइट से बच जाए तो हम कॉमन करके इनफाइनाइट से बच जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन और, कि मान ले आपके पास क्वेश्चन है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1, कॉस यहां दिया है 2x माइनस कितना बच्चे 1, a अंडर रूट है, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास दिया है x माइनस 1, कितना दिया बच्चे x माइनस, हमें इसको इवैल्यूएट करना है।
इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे फिर से LHL और RHL निकालेंगे। क्या करेंगे, LHL और RHL निकालेंगे। अगर LHL RHL निकाले तो थोड़ा ध्यान से देख, LHL निकाल रहे हैं, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हाँ या ना बोल। अच्छा एक बात बता कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसी चीज को देता है क्या? हाँ, किसको देता है? हाँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसको देता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रही पगुराए, सुना है कहावत? नहीं सुना? अच्छा, ये होता है बच्चे 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी x माइनस 1। ए रूट के अंदर डिवाइड बाई नीचे कितना लिखा हमने, x माइनस 1। कोई दिक्कत है? क्या इस चीज को हम ऐसे लिख दे, √2 साइन x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू x माइनस 1। बोला है? कोई दिक्कत है क्या? सही लिखा? कोई दिक्कत तो नहीं है? सही लिखा? बहुत बढ़िया। सब पढ़ाते जा रहे हैं, सब भूलते जा रहे हैं। बताया था कि जब स्क्वायर रूट से कोई क्वांटिटी बाहर आती है तो मॉड के साथ आती है। भूल जाओ 11th, छोड़ आए हम वो गलियां। अगर ऐसे करेंगे तो जेई में ऑप्शंस बहुत जल्दी मैच होने वाले हैं, लेकिन गलत होने वाले हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, 1 माइनस की अगर हम बात करें, किसकी? तो हम 1 माइनस में फंस रहे हैं तो हम h में लेके चले जाते हैं। किस में लेके चले जाते हैं? वैसे भी 1 माइनस अगर आपका साथ दिमाग चल रहा है तो ये नेगेटिव आने वाला है। क्या आने वाला है? लेकिन चूंकि मॉड है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां आ रहा है आपके पास √2, यहां आ रहा है साइन माइनस h। सोच लिए, सोच लिया? 1 1 कैंसिल आउट होकर क्या आ रहा है, माइनस h। यहां क्या लगाया बच्चे, मॉड। नीचे हमने लगाया 1 माइनस h माइनस 1, यानी यहां आ रहा है माइनस h। सोच ले, सोच लिया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। सॉल्व किया तो ये तुम्हें दिख रहा है माइनस √2 साइन h डिवाइड बाई नीचे कितना दिख रहा है, माइनस h। ए कट गया। ओके, थोड़ा सा यहां हम गलत खेल गए, कोई बात नहीं। अब हम अभी बता दे रहे हैं, फिर आगे जाके उसका इस्तेमाल करेंगे। इसकी वैल्यू √2 आएगी। कितनी आएगी बच्चे? इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √2। नेगेटिव है पॉजिटिव है? ऊपर वाला मॉड है ना? ओके, सॉरी, ऊपर मॉड है तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा, -√2। कैसे लिखा हूं आपको बता दें। बेसिकली एक रिजल्ट आगे जाके आप पढ़ोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x जो होता है वो कितने के बराबर होता है बच्चे, 1। ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, लेकिन फिलहाल आप इतना जानो कि इतना के बराबर है। तो दिस अपॉन दिस जो है वो कितने के बराबर हो गया बच्चे, 1। तो बच गया कितना, -2। ठीक है। उसी तरीके से हम RHL निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो RHL जब निकालेंगे तो यहां जो आएगा वो आएगा √2। समझना थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दिया। यहां पे लिखेंगे हम √2 और यहां लिखेंगे साइन मॉड के अंदर, और यहां लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1। हाँ या ना? क्या लिखेंगे, 1 प्लस h माइनस 1 मॉड, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस h माइनस 1। बोला आया? थोड़ा ध्यान से देख तो तुम्हें दिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दिखेगा √2 और यहां दिखेगा साइन h मॉड के साथ, और यहां दिखेगा केवल h। क्या दिखेगा? तो तुम्हें ये सॉल्व होकर √2 बनता हुआ दिख रहा होगा। हाँ या ना? तो यहां से तुम देख पाओगे कि LHL RHL के बराबर नहीं है, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। बोल आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? अब ये जो कंसेप्ट है अब शुरुआत हो गई है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको RSRD में ही मिलेंगे जिसमें LHL RHL निकालना है। बाकी जो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं वो कंटिन्यूटी में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? क्योंकि उसमें अगर आपको किसी अननोन की वैल्यू निकालनी है तो LHL RHL और एफ तीनों बराबर होगा, और उसको इक्वेट करके किसी अननोन के अल्फा बीटा की हम वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको लिमिट में नहीं मिलेंगे। लिमिट में ज्यादातर क्वेश्चन जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म के, या फिर अगर जेईई एडवांस का पेपर कुछ और ज्यादा टफ होने वाला है तो कुछ एक्सपेंशन के क्वेश्चन, जो एक्सपेंशन हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। ये फिलहाल इंट्रोडक्शन टू लिमिट है कि लिमिट में क्या क्या चीजें हैं और कैसे जा रही है। अब इसके बाद जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे, और उसको सॉल्व करने के मेथड हमने पढ़ेंगे। 0/0 इनफाइनाइट को सॉल्व करने का मेथड है आपके पास फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, उसका डबल रेशनलाइजेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये सारे जो है स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो यहाँ यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट। उसके बाद 0 into इनफाइनाइट का अलग मेथड है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का अलग मेथड है, 1 की पावर इनफाइनाइट का अलग मेथड है। उस सारे जो जितने इंडिटरमिनेट फॉर्म है उन सबको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है। उसमें एक सैंडविच थ्योरम भी आएगा,
उसमें हमारे कुछ शानदार ट्रिक्स आएंगे जो ऑब्जर्वेशन से बेसिकली उससे आपको क्वेश्चन बस एग्जाम में सॉल्व करना होता है, बोर्ड में लिखना नहीं होता है, फेल करता हूं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए नोट करें, आज की समय यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ हाँ पूछो। सर जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, हाँ इसमें e की पावर इनफिनाइट आ रहा था, हमने उसको इनफिनाइट माना है ना। हाँ, एनीथिंग की पावर, कोई फाइनाइट क्वांटिटी की पावर अगर इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट है। तो अगर हम इनफिनाइट में से 1 माइनस करेंगे, इनफाइनाइट में से 1 माइनस करेंगे तब भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो फिर बट हमने मान लो माइनस ए हमने एक 0 ले लिया। किसकी वैल्यू? ए देखना, 1 अपॉन एच की वैल्यू जो थी वो 1 अपॉन इनफाइनाइट, 1 अपॉन एच कितना था? ये कुछ गड़बड़ किया है क्या कि हमें बोले? रुक जा। कहां पे? ए वाला वैल्यू या ऊपर वाला? ए वाला तो हमने सॉल्व ही नहीं किया, ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। ऊपर वाला तो 1 अपॉन इनफाइनाइट है ना बच्चे, 1 अपॉन इनफाइनाइट तो 0 हो जाता है ना। अरे नहीं क्या, 1 अपॉन इनफाइनाइट, और यहां तो ये सॉल्व ही नहीं हुआ, तभी तो इसको हमने इसको कॉमन करके इसको भी 1 अपॉन कर दिया ताकि हम उसको क्या ले पाए? 0। किसमें? इसमें। अच्छा एक बात बता, इनफाइनाइट माइनस 1 क्या होगा और इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होगा? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट तुम्हें पता है क्या? इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, टेंड्स टू इनफाइनाइट डिवाइड बाय टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक अलग है और एक अलग है क्या? पता है क्या? अभी पढ़ा ना, नहीं है ना, तो इससे बचेंगे ना हम। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है वही तो बोल रहे हैं कि जो नहीं पता है उससे बच के वैल्यू कैसे निकालनी है वही तो सीख रहे हैं लिमिट में। अभी और आएंगे, अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए इतना करेंगे, थोड़ा इस पे आत्मचिंतन करेंगे, इस पे बहुत सारे दिमाग में आपकी बातें आएंगी जो आप अगले क्लास में उस पूरी जरूर सवाल का आंसर आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।